हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। संसद वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम पार्लियामेंट, जिसमें हमने आर्टिकल 117 तक कंप्लीट कर लिया था। यानी वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में दिया गया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर आर्टिकल 118 में संसदीय समितियों का वर्णन भी किया गया है और उसके साथ साथ आर्टिकल 118 में संसद के लिए नियम कानूनों का वर्णन भी किया गया है। मतलब आर्टिकल 118 कहता है कि संसद अपनी कार्यवाही के लिए नियम कानून बना सकती है। यानी संसद को अधिकार है कि वो अपने सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए नियम कानून स्वयं बना सकती है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 118 में। तो आर्टिकल 118 पढ़ेंगे जिसमें संसद की कार्यवाही की चर्चा है। यानी संसद अपने नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, अपने लिए नियम कानून बना सकती है। किसके तहत बना सकती है? आर्टिकल 118 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 118 में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव दिए गए हैं जिनको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 118 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा स्वयं अपनी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए नियम निश्चित करने का प्रावधान करता है। पहले मैं आपको पीडीएफ से पहले देखो, इजी वे में समझेंगे। आर्टिकल 117 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें वित्त विधेयक का प्रावधान दिया गया था। वित्त विधेयक फर्स्ट सेकंड, ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। वित्त विधेयक किसमें दिया गया? आर्टिकल 117 में, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें आर्टिकल 118 पढ़ेंगे। आर्टिकल 118 में दिया गया है कि संसद अपने संसद की कार्यवाही चलाने के लिए, यानी दोनों सदनों की कार्यवाही चलाने के लिए नियम कानून बना सकती है। ठीक है, तो किस में दिया गया है संसद की कार्यवाही? आर्टिकल 118 में। संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 118 में। अब संसदीय कार्यवाही कैसे संचालित होती है, इसके लिए है ना सर्टेन नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला आता है, संसद की कार्यवाही शुरू होती है 11 बजे से। ठीक, संसद का सत्र जब बैठता है तो उसकी कार्यवाही चरणों में प्रस्तावित की जाती है। जैसे कि पहला होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल 11 बजे से संसद का सत्र या बैठक शुरू होती है। तो 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्नकाल का मतलब है कि मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। किस में पूछते हैं? प्रश्नकाल में पूछते हैं। प्रश्नकाल का टाइमिंग क्या होता है? 11 से 12, यानी 11 बजे से 12 बजे तक, सुबह के 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक प्रश्नकाल माना जाता है। ठीक है, संसद का जो सत्र शुरू होता है या संसद का दिनचर्या शुरू होता है 11 बजे से। ठीक, पहला आर जो होता है संसद की कार्यवाही शुरू होने का, जो फर्स्ट आर होता है, उसको बोलते हैं प्रश्नकाल, जिसमें मंत्रियों से जो संसद के सदस्य हैं, यानी सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज हैं, वो पूछते हैं प्रश्न। ठीक है, अब उसको पूछने का एक वे है, कैसे कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी सूचना अध्यक्ष को 10 दिन पहले दी जाएगी। यानी कि जो सांसद यानी एमपीज मंत्रियों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसकी सूची बनाकर देंगे। ठीक है, सूची बनाकर देंगे और वो किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष उनको सप्लाई करेंगे मंत्रियों को कि आपसे ये प्रश्न ये व्यक्ति पूछना चाहते हैं, ये विभाग से पूछना चाहते हैं। जो प्रश्न है वो उसकी पूरी सूची मंत्रियों तक पहुँचाई जाएगी ताकि मंत्री उस पर रेडी रहे आंसर देने के लिए। ठीक, प्रश्नकाल में आपको ध्यान रखना है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन प्रश्नों को पूछा जाएगा उनकी सूची दी जाएगी। पहले किसको? अध्यक्ष को दी जाएगी। अध्यक्ष जो है उसको मंत्री को पेश करते हैं, फिर मंत्री आगे उस पर अपना डेटा तैयार कर लेते हैं। ठीक, 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी। एक जो प्रश्नकाल होता है 1 घंटे का, उसमें 20 व्यक्ति यानी 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 20 सदस्यों द्वारा 20, यानी एक सदस्य एक क्वेश्चन पूछेगा तो 20 सदस्य 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20 से ज़्यादा का क्राइटेरिया इसमें नहीं है, यानी इस पर जो कैप लगाया गया है वो 20 क्वेश्चन का लगाया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नकाल में 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि ये मौखिक पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं।
जिसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब होता है काउंटर क्वेश्चन। जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, मैंने उसका ओरल आंसर दिया और आपने दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेट किया, उससे आसपास से रिलेट करके पूछ लिया, ठीक। ये तारांकित प्रश्न कितने होते हैं? मौखिक पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 यानी एक बार में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी, प्रश्न काल में 20 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तारांकित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका आंसर टाइमिंग कितनी होती है? 1 घंटा होती है। 1 घंटा में सभी को आंसर करने होते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो टाइमिंग कम है, इसीलिए इस पर कैप लगाया गया है 20 क्वेश्चन का। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो मौखिक पूछे जाते हैं, संसद के सदस्यों द्वारा यानी सांसद द्वारा मंत्रियों से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक व्यक्ति एक क्वेश्चन पूछेगा और 20 क्वेश्चन पे 5 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब आपने एक क्वेश्चन करा, ठीक है, ध्यान से समझिए, मौखिक उत्तर दिया जाएगा इसका। आपने मुझसे एक क्वेश्चन करा, ठीक है, ओरल मैंने उसका आंसर किया, फिर आप उसके 5 काउंटर क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पूरक प्रश्न। मतलब किसी क्वेश्चन से रिलेट करके, मान लीजिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ संसद की कार्यवाही, ठीक, संसद की कार्यवाही मैंने आपको समझा दी, आपने कहा ये कैसे हुआ, इसमें ये क्या बढ़ाया आपने, ये क्या पढ़ाया, तो इस तरह के जो आप दोबारा काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे वो कितने तरह के पूछे जा सकते हैं? 5, यानी 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 20 में प्रत्येक एक व्यक्ति 5 पूरक प्रश्न पूछ सकता है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 100, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 पूरक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसी में से आप दूसरी उसमें काउंटर क्वेश्चन 5 पूछ सकते हैं, जिनको 5 पूरक प्रश्न कहते हैं। 5 पूरक, ठीक, उसी से रिलेट करके, उसके आसपास रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न समझ में आया? मौखिक पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन, एक बार में 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन 20 क्वेश्चन पे 5 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। दूसरा आता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका आंसर लिखित पूछे जाते हैं और उनका आंसर भी आपको रिटन में मिलता है, ठीक है। आपको पूछने हैं जिस सांसद सदस्यों को, ये भी मंत्रियों से पूछे जाते हैं, वो लिखित में अपना आंसर क्वेश्चन पूछेंगे और अध्यक्ष को सबमिट करेंगे, अध्यक्ष उनको ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, जिस भी मंत्रालय को उनको सौंपना है उस मंत्रालय को वो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। जैसे वित्त विभाग से, वित्त मंत्रालय से पूछा है कोई क्वेश्चन, तो वित्त मंत्रालय को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो उसका आंसर रिटन में उन्हें देंगे, और जब वो आ जाएंगे, इसमें आपको 10 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसके बाद वो आपको लिखित में उत्तर देंगे। तारांकित और अतारांकित में इतना अंतर होता है कि तारांकित मौखिक पूछे जाते हैं और इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अतारांकित लिखित उत्तर मिलता है, इसमें पूरक प्रश्नों का प्रावधान नहीं है। जब कोई क्वेश्चन आपने पूछा, कोई लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, उसमें कोई मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो आप हाथ के हाथ ये समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, तो ये तारांकित हो गया। लेकिन अतारांकित का मतलब है अगर आप रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको नोट्स में पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसी तरह तारांकित होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये तारांकित क्वेश्चन 20 पूछे जा सकते हैं, अतारांकित क्वेश्चन लगभग 250 से 280 के बीच पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 250 से 280, इस तरह के इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो जवाब मिलता है वो लिखित मिलता है, ठीक है। इसके बाद तारांकित एक तरह के क्वेश्चन प्रश्न काल में पूछे जाते हैं, दूसरा अतारांकित होते हैं। तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब है जो क्वेश्चन तारांकित क्वेश्चन में रह गया है उसको अल्प सूचना की क्राइटेरिया में डाल जाता है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन एक दिन में पूछे जाते हैं, किसी दिन 20 नहीं हुए, 18 हुए, तो कोई व्यक्ति अल्प सूचना पर अपना क्वेश्चन ऐड करा सकता है, ठीक है। अल्प सूचना का मतलब यही है कि जिसमें 10 दिन का टाइमिंग नहीं है, थोड़ा कम टाइम पे है, तो वो अल्प सूचना दे के क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर चौथा आता है गैर सरकारी प्रश्न। गैर सरकारी प्रश्न, देखो जैसे कि ये तीनों थे, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, ये किससे पूछे जा रहे थे? एमपीज द्वारा, यानी सांसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से पूछे जा रहे थे ये वाले क्वेश्चन। लेकिन ये वाला गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाता है क्योंकि जिम्मेदारी मंत्रियों की भी होती है और सांसद सदस्यों की भी होती है। इसीलिए जब गैर सरकारी सदस्य यानी जो सरकार का सदस्य नहीं है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गैर सरकारी प्रश्न। गैर सरकारी प्रश्न ये किस में पूछे जाते हैं? ये प्रश्न काल में पूछे जाते हैं।
तो प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है 11 से 12। इसको प्रश्नकाल कहते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और गैर सरकारी। तारांकित का मतलब वो होता है जब आप मौखिक आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उसका उत्तर आपको मौखिक मिलता है। इसकी सूचना आपको 10 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे आते हैं अतारांकित प्रश्न, जिनका उत्तर लिखित रूप में मिलता है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ठीक है। फिर आते हैं अल्प सूचना, जिनकी सूचना अल्प टाइम में, मतलब कम टाइम पीरियड में देकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं गैर सरकारी प्रश्न, मतलब जो आप प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों से करेंगे, सांसद सदस्यों से करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी प्रश्न। तो ये किस में पूछे जाते हैं, चारों प्रश्न प्रश्नकाल में। इसके बाद सेकंड आता है शून्यकाल। शून्यकाल देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तो पूछा गया है इसकी टाइमिंग क्या होती है। शून्यकाल की टाइमिंग या 0 की टाइमिंग क्या होती है, 0 की टाइमिंग क्या होती है, 12 से 1 PM इसकी टाइमिंग होती है। यानी कि प्रश्नकाल के फौरन बाद कौन सा काल शुरू होता है, शून्यकाल। 0 शुरू होता है, क्वेश्चन आर के बाद 0 शुरू होता है प्रश्नकाल। पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संसद की कार्यवाही का दूसरा घंटा क्या कहलाता है, तो संसद की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, संसद की कार्यवाही का दूसरा घंटा शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है, 12 से 1 होती है, 12 से 1 की टाइमिंग होती है शून्यकाल की। फिर इसके बाद इसमें जैसे कि यहाँ पर प्रश्नों का एक स्ट्रक्चर था, इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो प्रश्नकाल है उसमें आपको प्रश्न पूछने के लिए, किसी भी तरह का प्रश्न हो उसको पूछने के लिए 10 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। लेकिन जो शून्यकाल है उसमें ऐसी कोई सूचना का प्रावधान नहीं है, मतलब आपको 10 दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शून्यकाल शुरू होगा, सांसद सदस्य मंत्रियों से, मंत्री सांसद से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक महत्व का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना है कि सार्वजनिक महत्व का क्वेश्चन होना चाहिए। शून्यकाल समझ में आया। प्रश्नकाल और शून्यकाल में अंतर यह है कि इसमें 10 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है प्रश्नकाल में, शून्यकाल में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसमें सार्वजनिक महत्व के किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न, कितने भी प्रश्न मंत्रियों से पूछे जा सकते हैं। आपके पास 1 घंटे का टाइम पीरियड है, इतना समझ में आया। और आपको ध्यान रखना है कि शून्यकाल भारत का एक इन्वेंशन है, भारत की देन है, भारत की संसद की देन है। जैसे कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, उसी तरह शून्यकाल का आविष्कार भारतीय संसद ने किया है। इसका प्रावधान संसद में नहीं है। शून्य जो वर्ड है ये मीडिया द्वारा दिया गया है, शून्य जो वर्ड है ये मीडिया द्वारा दिया गया है, क्योंकि 12 बजे के बाद 12 बजे को कैसे लिखते हैं, 0 भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नया घंटा शुरू हो जाता है, 12 के बाद 13 नहीं आता, 1 होता है, नया घंटा शुरू हो जाता है, यानी 12 बजे के बाद टाइमिंग बदल जाती है, इसीलिए इसको शून्यकाल कहा गया है, ठीक है। इसलिए इसको शून्यकाल कहा गया है। 12 से 1 इसकी टाइमिंग होती है। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें बता दिया। फिर इसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता है, ब्रेक हो गया, 2 घंटे की कार्यवाही के बाद लंच हो गया। फिर 2 से 6 बजे तक फिर संसद का दोबारा कार्यवाही प्रारंभ होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। जैसे कि पहले बात करें विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव मान लीजिए किसी संसद सदस्य ने मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। उनको सांसद सदस्यों को ऐसा लगा कि जिन्होंने मंत्री ने से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी सूचना उन्होंने गलत दी है, या इस तरह की सूचना दी है जिससे वो सांसद सदस्य संतुष्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि मंत्री ने संसद सदस्य के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है, क्योंकि संसद सदस्य वहाँ पर क्यों है, वो लोगों के बिहाफ पर 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक सांसद 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके आधार पर मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका एक अधिकार है, उसको विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो इतनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसको प्रश्न पूछने का अधिकार है और सही सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगर मंत्री उसको सही सूचना नहीं देते हैं या वो उनकी दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो वो ये प्रस्ताव ला सकते हैं। विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब मंत्री की जानकारी से सांसद सदस्य संतुष्ट नहीं है या उनको लगता है कि ये सूचना, दी गई सूचना गलत है, तो ये उनके विशेष अधिकारों का हनन माना जाता है, तो वो क्या लाते हैं, विशेष अधिकार प्रस्ताव। समझ में आया। ये मंत्री की निंदा करने के लिए लाया जाता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। इसके बाद दूसरा आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये भी सांसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों का ध्यान किसी लोक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। देखो इसको तोड़ के देखो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी ध्यान को आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों का किसी लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है कि आप इस पर भी चर्चा कीजिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अब देखें वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है आज के टाइम में वो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। अभी कोई मंत्री ऐसा सोचने लगे कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत कोई सांसद सदस्य कहे कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर्स की संख्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसके लिए कोई प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। वैसे भारत एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर तीसरा होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव। जब सांसद सदस्य सरकार की नीतियों से या किसी मंत्री की नीतियों से या मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वो उस मंत्री की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, मंत्री की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, इसे इसे विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है यानी कि इसको पारित करने के लिए 50% से अधिक, विशेष बहुमत नहीं, ठीक है, बहुमत से पारित किया जाता है। बहुमत से यानी 50% + 1 से पारित किया जाता है निंदा प्रस्ताव को। क्या कब लाया जाता है? जब संसद सदस्य सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं और वो किसी मंत्री के कार्यों के लिए उसकी निंदा करना चाह रहे हैं, तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए 50% से अधिक यानी 50% + 1 की बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है इसका मतलब होता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। समझ में आया? निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों की निंदा करने के लिए, सरकार की और या किसी मंत्री के कार्य की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। फिर इसके बाद चौथा आता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, निंदा प्रस्ताव लाने के लिए कारण बताना पड़ता है। मतलब कारण बताएंगे, जो भी निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे वो कारण बताएंगे कि किस नीति से वो असंतुष्ट है या मंत्री के किस कार्य से वो असंतुष्ट हैं। ठीक, उसके बाद निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा क्योंकि इसका जो परिणाम है बहुत भारी होता है, सरकार अपना बहुमत खो देती है। इसीलिए इसको लाने से पहले इसका कारण बताना ज़रूरी है। फिर इसके बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन का मतलब होता है जो कार्य चल रहा है वर्तमान प्रक्रिया को स्थगित करना और किसी लोक महत्व के विषय पर विचार करना। कार्य स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब संसद सदस्य मंत्री को या संसद की कार्यवाही को स्थगित करना चाहते हैं और किसी लोक महत्व के विषय पर उस पर विचार करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई युद्ध हो जाए। ठीक है, अब संसद में बजट सत्र चल रहा है या कोई भी सत्र ऐसा है जो चल रहा है, तो क्या मंत्री उस पर चर्चा करेंगे या पहले भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो अखंडता है उसको बचाएंगे? तो कोई ना कोई जब अचानक ऐसी आवश्यकता हो जाती है जिस पर निर्णय लेना या इस पर चर्चा करना अति आवश्यक है, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि पहले इस कार्य को रोक लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कीजिए। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और इसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष को दी जाएगी। उसके बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, कितने पढ़े हमने? 4। धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के पश्चात मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति का अभिभाषण वो होता है जब प्रत्येक वर्ष लोकसभा का सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। यानी राष्ट्रपति भाषण देते हैं पूरे सत्र को शुरू करने से पहले, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति का भाषण। उससे
और एक होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब होता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति नई लोकसभा को संबोधित करते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विशेष अभिभाषण का मतलब जब नई लोकसभा को प्रत्येक 5 वर्ष बाद वो संबोधित करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव उसी से रिलेटेड है। जब राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपना विशेष अभिभाषण देते हैं तो उसमें सरकार की नीतियों को संसद के सदस्यों के समक्ष रखते हैं। ठीक है, सरकार की नीतियों को कि हमारी सरकार ये करने वाली है, उसका एजेंडा ये है, ये करेगी। तो विशेष अभिभाषण में वो सरकार की नीतियों को सामने रखते हैं, कहाँ पर, संसद के सदस्यों के सामने। तो उसके बाद संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है कि हम सरकार की नीतियों से जो सरकार करने वाली है संसद सदस्य संतुष्ट हैं। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए भी 50% + 1 यानी 50% + 1 का बहुमत आवश्यक है। ठीक है, 50% + 1 का बहुमत आवश्यक है। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो समझ में आया धन्यवाद प्रस्ताव कब पारित होगा? जब राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण में सरकार की नीतियाँ बताएंगे और उसके बाद विशेष अभिभाषण के बाद संसद में ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि हम यानी संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धन्यवाद प्रस्ताव से ये सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं और इसको पारित किया जाता है। अगर ये पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर इसके बाद छठा है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, ये विपक्ष लाती है। और आपको ध्यान रखना है ये भी लोकसभा में लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है। क्योंकि निंदा किसकी हो रही है? मंत्रियों की। मंत्री कहाँ होते हैं? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, क्योंकि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। जब विपक्ष को ये लगे कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि जिसमें सरकार को अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, विश्वास मत प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें भी कितने बहुमत की आवश्यकता होगी? 50% + 1 के बहुमत की आवश्यकता होगी, जिससे सरकार बनी रहेगी। ठीक है, अगर 50% + 1 का बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, इसका मतलब ये है विपक्षी दल ने प्रस्ताव लाया और ये पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। अविश्वास का मतलब है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? अविश्वास प्रस्ताव समझ में आया? विपक्ष लाता है, लोकसभा में लाया जाएगा, सरकार के विरुद्ध लाया जाएगा। इसका मतलब होता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है अगर ये पारित हो जाता है तो। फिर इसके बाद 7th है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव ये भी लोकसभा में लाया जाता है, ये सरकार द्वारा लाया जाता है, ये विपक्ष द्वारा लाया जाएगा, ये सरकार द्वारा लाया जाएगा, ये पक्ष द्वारा लाया जाएगा, ये जब बहुमत दल द्वारा लाया जाएगा। जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है लोकसभा में, ठीक है, तो वो उसको विश्वास मत प्रस्तुत करने के लिए कहती है और सरकार अगर विश्वास प्रस्ताव पारित करा ले जाती है तो उसका मतलब है कि सरकार का बहुमत है और अगर नहीं पास हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। समझ में आए? विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसके बाद इसको PDF से समझेंगे। आर्टिकल 118 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा स्वयं अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, ठीक है, संसद को अधिकार है कि वो कार्य संचालन के नियम को निश्चित कर सकती है और प्रावधान करता है। वर्तमान में संसद की प्रक्रिया और उसके कार्यों का संपादन की व्यवस्था निम्न है। मतलब जो संसद का सत्र चलाया जाता है, संसद की कार्यवाही होती है, वो निम्न प्रकार से चालू की जाती है। पहला आता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का मतलब है क्वेश्चन आवर। प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात जब कार्यवाही शुरू होती है, कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, द्वितीय घंटा शून्यकाल कहलाता है। ठीक, 11 से 12 प्रश्नकाल
प्रश्नकाल, ऐसे ये आकर अंदर नहीं आएगा। प्रश्नकाल होता है संसद सदस्यों में मंत्रिपरिषद के लोक महत्व, यानी संसद के सदस्य लोक महत्व, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूचना 10 दिन पूर्व संसद के अधिकारी को दी जाती है। संसद के अधिकारी को, यानी संसद के अधिकारी का मतलब है अगर राज्यसभा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति को, और अगर लोकसभा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, संसद के अधिकारी मैंने आपको बताया था लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद के अधिकारी होते हैं। इसको नोट कीजिए, कौन कौन से अधिकारी होंगे। अध्यक्ष, पहले तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में होते हैं, सभापति और उपसभापति कहाँ होते हैं, राज्यसभा में। फिर कैग, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहाँ होता है, नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये क्या कहलाते हैं, संसद के अधिकारी। तो प्रश्नकाल की सूचना कहाँ दी जाएगी, संसद के अधिकारी को। फिर उसके बाद आता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद जो दूसरा घंटा शुरू होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल। एग्जाम में पीछे पूछा गया है, भी रिसेंट भी पूछा गया है, कौन से PCS जे का जो एग्जाम हुआ था उसमें रिसेंट पूछा गया था शून्यकाल का समय क्या होता है। तो शून्यकाल का समय क्या होता है, 12 से 1। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। इसे प्रश्न के उत्तर सत्र में भी, इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी बोला जाता है। प्रश्न उत्तर सत्र भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, शून्यकाल को प्रश्न उत्तर सत्र भी बोला जाता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल में अंतर क्या है, शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक लोक महत्व के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें ऐसा करने के लिए 10 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य है। उसमें प्रश्नों की सूची बनाई गई है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी प्रश्न। इसमें इस तरह की कोई सूची नहीं है, किसी भी तरह के कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही इसमें अंतर है। फिर उसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू होती है। मैंने बताया आपको 12 से 1 शून्यकाल, फिर 1 से 2 लंच होता है, फिर संसद की कार्यवाही शुरू होती है। यानी संसदीय प्रस्ताव कब शुरू होते हैं, 2 से 6 बजे तक। लंच के बाद 2 से 6 बजे तक के बीच समय के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चाएं की जाती हैं, जिसमें पहला है विशेष अधिकार प्रस्ताव। विशेष अधिकार प्रस्ताव, विशेष अधिकार प्रस्ताव का मैंने आपको बताया, यदि मंत्री ने कुछ और टाइप कर दिया है ना, मंत्री ने जानकारी को छिपाया है या गलत जानकारी देकर संसद के किसी सदस्य अथवा किसी संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों का हनन किया है, उनका विशेष अधिकार है कि वो जनता के बिहाफ पर क्वेश्चन करें और उनके इस अधिकार का हनन किया है किसी मंत्री ने, तो वो उसके विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। ठीक है, विशेष अधिकार प्रस्ताव आपको समझ में आया। ठीक है, किसी के विशेष अधिकार को आपने छीना है तो उसकी निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर इसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब होता है कॉल अटेंशन मोशन। इसका मतलब होता है जब संसद के मंत्री का ध्यान सार्वजनिक और हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। यानी जब कोई सांसद सदस्य मंत्री से कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न, सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करे और उससे संबंधित प्रश्न पूछे, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे, जैसे बहुत सारे इसमें लैंडस्लाइड्स की घटना, भूस्खलन की घटना बढ़ रही है, तो कोई मंत्री सांसद सदस्य उनसे पूछे कि यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, इतने भूस्खलन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से, तो इस तरह से संबंधित प्रश्न जो लोक महत्व का हो और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो क्या कहलाते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। ध्यान आकर्षण भारत की देन है। अच्छा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी भारत की देन है, शून्यकाल की सवाल। इसे स्थगन प्रस्ताव के
क्षेत्र को सीमित कर दिया। स्थगन प्रस्ताव मैंने आपको बताया, स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कार्यवाही जो चल रही है उसको लंबित करके, जो कार्यवाही चल रही है उसको लंबित करके और दूसरा विशेष लोक महत्व के मुद्दे पर विचार करना। ठीक है, तो इसका भी अर्थ वही है और इसका भी अर्थ वही है, तो इसने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया। फिर इसके बाद होता है स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। कार्य स्थगन प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कहेंगे इसको और काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। इसे संसद में चल रही चर्चा को रोक दिया जाता है और आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा की जाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई आपातकाल का विषय आ जाता है, इमरजेंसी कुछ हो जाती है, तो आप जो कार्य चल रहा है उसको स्थगित करेंगे और उस इमरजेंसी वाले मुद्दे पर बात करेंगे। तो इसका कार्य स्थगन प्रस्ताव को पारित लाने के लिए 50 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है, जब ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर उसके बाद अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा जैसे ये प्रस्ताव है इसी तरह की ये प्रावधान किया गया है, शॉर्ट टर्म डिस्कशन। अति विलंबनीय लोक महत्व के विषय पर संसद का ध्यान लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य, सांसद सदस्य अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। ठीक है, अल्पकालीन चर्चा, यहाँ पर 2 प्रस्ताव लाए जा रहे थे, यहाँ पर कोई अविलंबनीय विषय है उस पर चर्चा करने के लिए कौन सा लाया जा रहा है, अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा, और इसके लिए सप्ताह में 2 दिन का समय रखा जाता है और ये चर्चा 2 घंटे की होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रस्ताव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद निंदा प्रस्ताव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नीतियों, ये सरकार की नीतियों अथवा किसी कार्य की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल, पहले तो आपको ध्यान रखना है निंदा प्रस्ताव कौन लाएगा, विपक्षी। ठीक, किसके विरुद्ध लाया जाएगा, मंत्री के विरुद्ध लाया जाएगा। सदस्यों द्वारा मंत्री के विशेष या शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा जाता है। इसके लिए 50% से अधिक मत से पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, निंदा की जाती है किसकी, मंत्री की, सरकार की नीतियों की या मंत्री के कार्यों की निंदा की जाती है, विपक्षी दल द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। इसको पारित करने के लिए 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है और ये पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है या त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स या थैंक्स मोशन भी बोल सकते हैं इसको। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण जो प्रत्येक 5 वर्ष में नई लोकसभा के गठन पर दिया जाता है के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित यानी धन्यवाद देने के लिए सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव पारित होना सरकार की नीतियों में संसद के विश्वास को दिखाता है। यानी इसके प्रस्तावित होने का मतलब क्या है कि संसद के सदस्य सरकार की नीतियों में विश्वास रखते हैं। यदि ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है या त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रस्ताव है 50% + 1 यानी कि बहुमत से पारित होता है। अगर बहुमत से पारित नहीं होता है तो उसका मतलब है सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। फिर इसके बाद विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है जब राष्ट्रपति को संदेह हो जाए कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, यानी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उन्हें अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा, सरकार के द्वारा लाया जाएगा अपना विश्वास मत रखने के लिए। फिर इसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दल लाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में क्यों लाया जाएगा? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए लोकसभा में विपक्षी दल लाते हैं। और इसे एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है। एक सत्र में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इन सत्रों में से एक सत्र में लाया जाएगा, एक बार लाया जा सकता है, एक सत्र में एक बार लाया जाएगा। अब अध्यक्ष विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी करते हैं जब कम से कम लोकसभा के 50 सांसद लिखित सहमति देते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव 50% से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और पुनः चुनाव कराया जाता है। सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। 50% से अधिक वोट चाहिए, आपको बहुमत चाहिए इसको पारित करने के लिए। ये पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है और दोबारा चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है।
तो ये थे आपके कंप्लीट प्रस्ताव जो पूछे जाते हैं पीछे। इसमें इम्पॉर्टेंट है शून्यकाल, प्रश्नकाल। शून्यकाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भारत की देन है, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, ऐसे ही भारत की संसद ने शून्यकाल का आविष्कार किया। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसके बाद स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इम्पॉर्टेंट है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ये वैसे भी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है आपसे एग्जाम में कि मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। प्रश्नकाल और शून्यकाल की टाइमिंग ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका ये वाला आर्टिकल 118 ये कंप्लीट हो गया है। आपकी अब संसद में 2-3 आर्टिकल रह गए हैं, वो हम अगले चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपकी संसद वाला चैप्टर 122 तक दी गई है, 79 से 122 तक संसद का प्रावधान किया गया है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आपका नोट्स ज़रूर बनाने हैं और इसको अब अगले लेक्चर में इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।